अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चंद हस्बहाल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज के शो के आगाज में मेरा खूबसूरत लतीफा जो है वो हमारी परसों की खूबसूरत बात के साथ जुड़ा हुआ है। वाह अजीजी साहब, परसों जो ये मनूज खबरें सुनाने वाले सहाफी और ये फरंगी की रिसर्चें सुनाने वाली खातून ने मुझ इस धरती के सपूत के साथ गुफ्तगू की थी, वो फेसबुक के मतलब थी। और आज आपने खबर सुन ही लिया कि फेसबुक के जरिए बंदों को अगवा करने वाली लड़कियों का गिरोह पकड़ा गया। तो इस हवाले से लतीफा कुछ यूं है कि मेरे जैसी खतूनी बेचारी फेसबुक का इस्तेमाल करनी शुरू हो गई था। तो उसने दूसरी अपनी जैसी सहेली से पूछा, गाल छोड़े तुम फेसबुक का इस्तेमाल करती हो? वो आगे से कहती है, नहीं मेरा तो वैसे ही रंग गोरा है। वो फेसबुक को फेस क्रीम समझिए। अच्छा अजीज साहब, आपने खबर तो सुनाई दी है, अब ऑफिशियली खबर भी सुना देती हूँ आपको जी। फेसबुक पर मोहब्बत का झांसा देकर अगवा करने वाला गिरोह गिरफ्तार। हाँ यार, मैं ये बड़ा हैरान हुआ हूँ कि गुजराले में ये वाकया पेश आया है फेसबुक वाला, जहाँ पे सिर्फ गोश्त के वाकयात पेश आते थे, वहां अब फेसबुक के वाकयात पेश आने शुरू हो गए हैं यार। हद हो गई है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि जो गुजरांवाला के फेसबुक यूजर्स हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई होती है, दस्ती रान पुट नहीं लगाते। पसंद की बात है यार। यार मैंने तुम्हारे उकाड़े की कोई बात की है? क्या करनी, क्या तुम करोगे? किस लिए मेरे नहीं, गुजराले क्या के करो गोश्त उकाड़े के पे हाथ बारे मारते हो? नहीं, उकाड़े के बारे में क्या कहोगे? उकाड़े के बारे में बहुत अच्छे है। उकाड़े का एक बंदा रॉ पीने गया तो उसको कहता है, यार इसमें 2 चमचे चीनी भी डाल दो। ये बात पहले तुम कर चुके हो। वो 2 चमचे उस वक्त उसने डलवाई थी, फिर मजा नहीं आया तो 2 अब और डलवा रहा है। ये जो फेसबुक का चक्कर है, ये तो उस दिन ही पाज जुनैद ने बताया ही था कि ये किस तरह लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और किस तरह अल्लाह माफ करे बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं ये इसके जरिए। ये जो है फेसबुक, मेरा ख्याल है 80% झूठ का धंधा है पाकिस्तान में। फेसबुक के इस्तेमाल के हवाले से 80% झूठ का कारोबार। वैसे तो हर शोबे में इधर झूठ चिता लिया, मगर ये खास तौर पे जो फेसबुक है ना, इसमें अगर सारा झूठ निकाल दिया जाए ना, तो ये जो तुम यूजर की लाखों की तादाद बताते हो ना, ये मेरा ख्याल है हमें दहाइयों में रह जाए सारी। अच्छा जी, ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि इन्हें हसरत ही रही, मगर मियां नवाज शरीफ ने अब तक इन्हें पाए नहीं खिलाए। बहुत अच्छे खुर्शीद शाह साहब, आप अपने राजे परवेज अशरफ को वजीर आजम समझते रहे और नून लीग के चंगे बड़े वजीर आजम को हाजी गनी पावे वाला बना दिया आपने। और वैसे भी किस चक्कर में आपको पाए खिलाएं? वो आप उनके साथ कोई पाए की बात करें तो वो आपको पाए खिलाएं, और अगर आप अपनी मुलाकात में पुर मगज गुफ्तगू करें तो फिर वो आपको साथ मगज भी डाल देंगे। और अगर पाए के साथ सिरी खाने का जी चाहे शाह जी का, फिर उनका सार खाना छोड़ दे। लाहौर में पानी की बंदिश के खिलाफ डंडा बरदार खवातीन का वासा के दफ्तर पर हमला, हमले की दौड़ें लग गईं और डायरेक्टर रेवेन्यू ने बाथरूम में घुसकर जान बचाई। ओए होए 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 यार, देखो जरा ईमान से, मैं तो इस तरह की खबर सुन के पागल ही हो जाता हूँ कि ये कौन सा दौर जा रहा है। इतनी जदीद दुनिया में, इतने जदीद दौर में एक इलाके में, एक मुल्क के अंदर पानी नहीं मिल रहा, ईमान से डूब कर मरने का मकाम है, मगर पानी नहीं आ रहा तो डूब के कहां से मरना। उनकी परेशानी का आलम देखो किस कदर होगा कि खवातीन को सड़कों पे आना पड़ा। मेरे फिर और की करके आप मर्द हजरात तो चले जाते हैं दफ्तरों में, स्यापा तो औरतों को घरों में पड़ा होता है, तपड़ी पोछा औरतों ने करना होता है, कपड़े औरतों ने धोने होते हैं, बच्चियों को औरतों ने नहाना होता है। सारे मोहल्ले के बच्चे 15 दिन हो गए नहीं नहाते। अब तो अपने बच्चों में बो आनी शुरू हो गई है, तो मोहल्ले के बच्चे कितने बुरे लगते होंगे। हांडी रोटी भी नहीं कर सकते, एक कतरा पानी का नहीं है। भैन थोड़े वखरे आके लड़ते हैं, वो कहते घर बैठी तो हांडी रोटी भी नहीं करती, थकिया टूटा मैं काम तो होना तो रोटी भी नहीं मिलती, मैं कितने जाऊंगा। पहली मैं सारे बच्चे लेके अपने बड़े भरा की तरफ 15 दिन रह के आई हूँ, पर कौन इतने दिन रखता है, भावे सका भरा हो। 16वें दिन उसकी बीवी ने मुझे कह दिया कि भैना तू थाला नलका क्यों नहीं लवाऊंगी। बंदे लिए फिर इशारा ही काफी होता है ना, मैं तो बच्चे चुक के आ गई वापस, मैं नहीं रहने दे तू एडी तो शौक ही ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਲਵਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਈ।
आखिर आज फिर आग के हम डंडे पकड़ के सड़क पे गई हैं, बादशाह के दफ्तर कोट कोट के कचूमर निकाल दिया इनका। आ उतरा रेवेन्यू का डायरेक्टर है, डरता बाथरूम च वड़ गया, मैं जाके चोरी और दी बुआ पनी मैं हमें बाहर निकल पानी ते उंदा नहीं पिया, अंदर साबन खान दी। वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा है कि कराची के हालात में 20 से 25% बेहतरी आई है। वाह 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 कायम अली शाह साहब, माशाल्लाह क्या बात है। आपकी उम्र आपकी सिकंदर आजम जितनी है और गुफ्तगू आपकी ओ लेवल 5 ईयर के स्टूडेंट वाली। यूरे वाला ये आपको ही लग रहा है कि 20 से 25% कमी वाकया हो गई है, हालात ठीक हो गए हैं। हम तो जो मीडिया पे देख रहे हैं हालात जूं के तू ही हैं, आपके चूंकि कान पे जूं नहीं रिंगती इसलिए आपको जूं का तू नहीं कहना आता, मेरा ख्याल है। अजीज साहब, हालात में कोई ना कोई बेहतरी तो आई होगी, आप एम ही भड़क रहे हैं। सियाने कहते हैं कि अजीजी वो जो फौरन भड़के। हाय हाय हाय, ऐसे भी हालात ठीक नहीं हुए। हाँ, इतनी सी बेहतरी आई है कि नदीम हाशमी उन्होंने रिहा कर दिया और नबील कबूल को ना पकड़ने का हुक्म कर दिया है। ये तब्दीली जरूर आई है कामिल शाह साहब। इसे कहते हैं नबील कबूल ते कुछ ना भूल। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए कामिल शाह साहब। पता नहीं आपकी आइंदा हुकूमतों में कैलेंडर का रिवाज रहेगा या नहीं, आप तो इंशाल्लाह रहेंगे, उस वक्त के हिसाब से फिर बात करेंगे। अभी तो जनाबे अली कोई बेहतरी नजर हमें नहीं आ रही, माफी चाहते हैं। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब धूप में तीला खड़ा करके टाइम बताते थे ना, उस वक्त कायम अली शाह साहब ने बीए किया था। ये है ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है, इतनी गर्द उड़ा दी गई है कि कुछ समझ नहीं आता। यार जुनैद, ये आज जो एक तालिबान को मुल्ला बरादर को रहा कर दिया गया है, इसका मतलब है कि ये 1 मिनट जरा ब्रेक लगाओ। ये तुम गुफ्तगू कैसे कर रहे हो कफ चढ़ाते हुए, जैसे तुम लड़ने हल्की गर्मी लग रही है लड़के को। अच्छा, लड़के को मैंने कहा पता नहीं लड़ाई करने लगे। नहीं, मुझे नहीं लग रही, लड़के को लग रही। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया गया है, इसका मतलब है कि ये अपना मज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं या तातुल का शिकार हैं, क्योंकि ये है ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है, इतनी गर्द उड़ा दी गई है कि कुछ समझ नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई पेश गोई करना इन मुज़ाकरात के नताइज के हवाले से बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहना कि ये मुज़ाकरात अभी शुरू हुए हैं, ये समझना मेरा ख्याल है कि बड़ी अजीब बात है। इसके हवाले से बहुत कम लोगों को इल्म है कि नून लीग इक़्तिदार में आने से पहले ही तालिबान के साथ मुज़ाकरात का फैसला कर चुकी थी और बहुत सारा होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया हुआ था नून लीग ने। इलेक्शन जीतने के बाद फौरन बाद चूंकि पाक फौज तीरा में ऑपरेशन कर रही थी, इसलिए कोई अमली तौर पर इस जानिब पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। लेकिन इलेक्शन जीतने के फौरी बाद भी एक नून लीग के लिए नरम गोशा रखने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट और कहना चाहिए नून लीग की दूसरे या तीसरे दर्जे की कोई क़यादत जो है, उसके 2 या 3 अरकान तालिबान की क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में थे। उसके बाद ही तालिबान की तरफ से जब 3 नामों का ऐलान आया था ना कि ये 3 नाम अगर हमें जमानत दें तो हम मुज़ाकरात की तरफ आ सकते हैं, ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा था। अच्छा, और मैं मुकम्मल शवाहिद की बुनियाद पर यह कह सकता हूं कि जब से तालिबान फिनोमेना ज़हूर पजीर हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक मुज़ाकरात की यह संजीदा तरीन कोशिश है, सबसे सीरियस कोशिश है, जिसके लिए बाकायदा होमवर्क किया गया है, पूरा पैराफर्नेलिया बना लिया गया है और इसका रूट तय कर लिया गया है। और अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात की ये कोशिश भी नाकाम हो गई, जिसके खदशात जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं और उनका इजहार भी किया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी मुज़ाकरात की जितनी सीरियस कोशिश है, उतने ही उसको खदशात और ख़तरात लाहक हैं अमेरिका की तरफ से, इंडिया की तरफ से और ख़ुद अफ़गान हुकूमत की तरफ से। ये अभी जो मेजर जनरल की शहादत हुई है अपर दीर में, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, हमने उस वक्त भी इशारा किया था। और सबसे जो बड़ी कामयाबी है इस ज़मन में वो ये है
कि एपीसी से पहले ही जो 5 बुनियादी शराइत तय की गई थी जो अभी तक मीडिया में नहीं आई, उनमें से पहली शर्त यह थी कि जो भी फैसला होगा या जो भी पेशरफ्त होगी मुज़ाकरात में, वो किसी तौर पर भी उसका ऐलान नहीं किया जाएगा, उसको मीडिया में नहीं लाया जाएगा। नहीं तो वो नून लीग के जो साबिक एमएनए जावेद इब्राहिम पराचा साहब ने आकर टीवी पे सारा कुछ कहा, वो क्या था? ये जावेद इब्राहिम पराचा साहब बराह रास्त इन मुज़ाकरात का हिस्सा न थे, न हैं और न बाद में होंगे। उनका किरदार सिर्फ ये जो सीबीएम के तौर पे कैदियों की रिहाई थी, दोनों तरफ से कुछ कैदियों की रिहाई थी मुज़ाकरात से पहले, उनका किरदार सिर्फ वहां तक है और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में वो दोबारा मीडिया पर आकर भी ऐसी बात नहीं करें। अच्छा। और दूसरी शर्त यह थी कि तालिबान के 59 ग्रुपों को हकीमुल्लाह महसूद मुज़ाकरात के लिए रजामंद करेंगे। अच्छा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह थी कि जो भी मुज़ाकरात से इंकारी जिहादी ग्रुप होगा उसके खिलाफ अगर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज कोई कार्रवाई करेगी तो जो मुज़ाकरात के हामी ग्रुप हैं वो भी उस कार्रवाई में उसकी मुखालफत में शरीक होंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहुत अच्छे, ये वाकई अहम पॉइंट है ये। और चौथा नुक्ता यह था कि मुज़ाकरात का पहला मरहला सिर्फ नुमाइंदों के जरिए होगा, लीडरान बराह रास्त इसमें शामिल नहीं होंगे और नुमाइंदों के नामों को भी सीग़े राज में रखा जाएगा ताकि उनकी जानों की हिफाजत भी की जा सके और मुज़ाकरात को सबोताज करने की अगर कोई बैरूनी कोशिश होती है तो उसका भी तदारुक किया जा सके। अच्छा, 5वीं शर्त भी बड़ी अहमियत की हामिल है, वो ये है कि अगर इन मुज़ाकरात में होने वाली किसी पेशरफ्त या किसी फैसले को अनाउंस करना नागुज़ीर हो गया तो ये काम सिर्फ वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब करेंगे और अगर कोई और ये काम करेगा तो हुकूमत और तालिबान दोनों की तरफ से तरदीद कर दी जाएगी, बेशक वो सच्चा ऐलान ही क्यों ना हो। ये जिम्मेदारी बन जाती है। और इत्तलात ये हैं कि हकीमुल्लाह महसूद ने वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बाकायदा एक इनडायरेक्ट एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से 4 मुज़ाकरातकारों के नाम भी दे दिए हैं। अब मेरा ख्याल है कि उन मुज़ाकरातकारों के नाम लेना मुनासिब नहीं है। ये वो खत था जो मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से भरपूर संजीदगी का मुजाहरा किया और पहले कदम के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत थी उसके साथ मुलाकातें की और उनको एतमाद में लिया। मेरा ख्याल ये सारा क्रेडिट जो है ये नवाज शरीफ साहब को भी जाता है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी जाता है कि उन्होंने मामले की नज़ाकत को समझा है। अच्छा, एक मिनट मुझे ये बताओ कि ये जो 59 ग्रुप आप बता रहे हो तालिबान के, ये सारे मान गए हैं ये शराइत वगैरह? नहीं, शराइत पर रजामंदी या मुखालफत तो बाद में सामने आएगी, लेकिन बहरहाल मेरी इस वक्त इतलात के मुताबिक 59 में से कमोबेश 50 तालिबान के ग्रुप ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन मुज़ाकरात पर अपनी रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 5 या 6 ऐसे ग्रुप हैं जो इन मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं और उनमें से 3 ग्रुप ऐसे हैं जो न सिर्फ ये कि मुखालफत कर रहे हैं बल्कि बरमला ये ऐलान कर रहे हैं कि हम इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। और उनमें ज़ाहिर है एक तो सवात के मौलवी फजलुल्लाह जिसका सबको इल्म है कि वो मुज़ाकरात का खुला बागी है, और दूसरा महमद एजेंसी का जो है उमर खालिद वलीउर रहमान उर्फ उमर खालिद, उसने भी। अच्छा, अब ये उमर खालिद साहब जो हैं ये खुलेआम इनके बारे में पता है कि इनके अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ, अफ़गान आर्मी के साथ, हिंदुस्तान की एजेंसियों के साथ खुले राब्ते हैं और वो इस बात पे किसी यानी शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते अपने हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के साथ अपने रवाबत जाहिर करने पर। चलो बहरहाल ये जो तुम सारी स्टोरी बता रहे हो, जो सिनेरियो बता रहे हो, इसमें तो तसल्ली बख्श हालात है। अगर 50 के करीब ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने हामी भरी है तो अच्छी बात है फिर। नहीं, बिल्कुल बेहतरी की उम्मीद रखी जानी चाहिए। और दूसरा ये कि ये शराइत और ये मुज़ाकरात पत्थर पर लकीर नहीं है और मेरी इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से भी ये इंदिया दिया गया है कि मार्च तक हम देखेंगे, उसके बाद जो है वो सूरत हाल का असर नौ जायजा लिया जाएगा और फिर मुख्तलिफ फैसले भी किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। दिल कर रहा डांस करने को। हाय हाय आप बीट इसके लिए बेचारे के लिए स्यापा होती है।
only Azizi with his offbeat. अनाउंसमेंट वो किया करो जिसकी कमाई कम मुझे तो समझ आए। अजीज साहब मैंने अब मैं कंफ्यूज ही रहूंगा कि पता नहीं मेरी इज्जत की है या बेइज्जती की। आपकी तारीफ की है, हद हो गई है वैसे। सीधा सीधा बस कह दो नायरीन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, बात खत्म हो। ऐसी फिल्म चलाते हैं ये दावे करे अखीर, हर शहर में बैठे हुए हैं अक्सर डब्बा पीर। नायरीन आपको फील हो गया होगा मैंने किस लिए बैठ के शुरू किया है। हर शहर में बैठे हुए हैं अक्सर डब्बा पीर। नायरीन इन जाली आमलों की शर्तें और फरमाइशें भी है, ये आपको अभी बता रहा हूं। काला उल्लू काली बिल्ली काला बकरा मांगे, लेकर नजर नियाज फिर इस पे 500 बकरा मांगे। बिल्ली देख के बोले नहीं भाई भागड़ बिल्ली लाओ, एक्टिव ना हो ज्यादा थोड़ी टिल्ली टिल्ली लाओ। काला उल्लू याद रहे के असली नस्ली लाओ, जैसे मॉडल होती है बस सिंगल पसली लाओ। इस पर अमल नहीं हो सकता छग्गा मत ले आना, बकरा दोंदा लाना टट्ठा डिग्गा मत ले आना। बल्कि ऐसा करो कि सब कुछ मैं खुद मंगवा लूंगा, 15-20 हजार लगेंगे बस वो खर्चा लूंगा। इनके 1-2 चिल्लों में बिक जाती है जागीर, हर शहर में बैठे हुए हैं अक्सर डब्बा पीर। ये पुराना स्टेप नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए दिल कर रहा है डांस करने को। हाय हाय हाय, आप बीट इसके लिए बेचारे के लिए स्यापा होती है। इधर बैठा बैठा हल्का हल्का हिल रहा तौबा। जो भी अमल कराना है करवा लो वो छेती से, वरना जिन छुट्टियों पर हैं इस महीने की 33 से। भाई महीना ज्यादा से ज्यादा 31 का होता है हुजूर। जो जिनसे गाफिल रहता है खोता है भाई जी, जिनका महीना 40 दिन का होता है भाई जी। कुछ अफ्रीका जाएंगे कुछ यूरोप और कनाडा, बाबा अमेरिका से अब लाएगा नए छलेडे। उड़ती हांडी बहता पानी और कव्वे की काएं, डूबी रकमें वधिया डॉलर कभी न वापस आए। तोड़ है आमिल बाबे पास और सारे इल्म है काले, बाद में ये ना रोना सस ने फिर तावीज डाले। अपने बटुए में रख लेना बाबे की तस्वीर, हर शहर में बैठे हुए हैं अक्सर डब्बा पीर। नायरीन इस वक्त मेरा एंकर जेलस हो रहा है कि ये किस तरह लड़कों की तरह नाच रहा है। सुना कशिश है ना। हेलो कामरान, 600-700 जिन हर आमिल के कब्जे में हैं पक्के, हर बंदे में बोले जिन है ये नहीं कट कट थके। हर आमिल अपना जिन कड्डे मारे दे दे तूनी, जिन चमड़ा है या है अंदर जिन्नों की कालूनी। कुछ जिन पूरे संडे हैं कुछ कट्टे हैं कुछ बच्चे, जिन्नों को अब कौन बताए बच्चे 2 ही अच्छे। सारे थक कर चूर हुए हैं कर कर के तदबीर, हर शहर में बैठे हुए हैं अक्सर डब्बा पीर। ध्यान से हाय हाय, देखिए स्टेप मेरे मुन्ने। झूठे आमिल ऐसे जैसे चलिया होया असला, एक कामिल के पास गया मैं लेकर अपना मसला। आमिल बोला जो बोलो वो जिन हाजिर कर दूंगा,
काम गारंटी का करता हूँ, जुर्माना भर दूंगा, बंदी सारी खुल जाएगी जो भी कारोबार है, सौरे की सारी आकड़ भी एक तवीज दी मारे, नजर न्याज से हाथ ना रोको, जितना दोगे काटे, खाकर काम करेगा अच्छा ये जिन नस्लों बांटे। मैं बोला आमिल बाबा जिन शेख नस्ल का ढूंढे, मेरी जेब जरा हल्की है जिन भी हल्का ढूंढे। आमिल बोला टेंशन कोई नहीं जो नजरों में जच्चे, मेरा हुजरा जिन्नों का मैरिज ब्यूरो है बच्चे, देखना तेरे दुश्मन को कर दूंगा लीरो लीर, हर शहर में बैठे हुए हैं अक्सर डब्बा पी। दुनी 10 से हाय हाय, आप पढ़ाई याद कराने लगे हो। नायरीन, शेक्सपियर ने कहा था कि याद बाजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। शेक्सपियर ने कहा था ये? जी जी, बहुत बड़ा राइटर हुआ है वो, उर्दू में भी क्या लेता था। उसने ये शेर उस वक्त कहा था जब उसकी फौजें लाहौर से गुजरी थी। बहुत अच्छी, मेरा नाम बगड़ बच्चा है। क्यों? मुझे पागल समझती हो, मेरे सिर नुके हुए। क्यों? वो कुछ सिपा सलार नहीं था, वो अजीम राइटर हुआ है। शेक्सपियर अपना अखबार था उसका। देखो अजीजा, वो थिएटर एक्टर और राइटर था। हाँ, ये जो बता रही है समझ नहीं आती तुम्हें। मादन न्यूज चैनल में फंस गई, अजीम राइटर अखबारों वालों को ही समझता हूँ। नायरीन, याद माजी के हवाले से आज मैं आपको एक ऐसी चीज याद कराने लगा हूँ कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा, क्या? एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। आए हाय, आप पढ़ाई याद कराने लगे हो। ये गांव में और छोटे छोटे स्कूलों में, छोटे शहरों में, देसी स्कूलों में एजुकेशन शटाल होता था। बच्चे इस तरह पढ़े याद किया करते थे। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं होना। ये जो शहरों में बड़े बड़े स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे पढ़ते, इनको नहीं पता ये क्या एक दूनी दो, इससे याद बच्चे को तेज हो जाता था। हाँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, अल्लाह बख्शे अजीम इंसान और अजीम फनकार और अजीम कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी साहब ने एक लतीफा सुनाया। कहते हैं मास्टर ने एक बच्चे को कहा चला दूनी का पहाड़ा सुना। उसने उठ के शुरू कर दिया ला 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 ला। मास्टर ने कहा ठहरो, तुम्हें कहा पहाड़ा सुनाओ, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मास्टर जी मुझे पहाड़े के बोल भूल गए, सिर्फ तरी याद रह गई है। ला 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 ला। इस हवाले से माजी की यादों को छेड़ ही दिया है तो थोड़ा सा बताओ कि कलम तराशना याद है? हाय 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 हाय, उसी तरह मैं आने लगा था। ये तो होता था ना कि पहाड़ा याद करना कितना मुश्किल काम है इसको समझाना कि पुराने वक्तों में कलम भी हुआ करती थी और उसको तराशा जाता था। बांसुरी जैसी होता जी जी, इस तरह की काना। काना सा होता था जो बीच में से खाली होता था। अच्छा, उसको ब्लेड के साथ या तेजधार चाकू के साथ ऐसे ऐसे कटते थे। अच्छा। उसका मुंह बनाते थे ऐसे करके। अच्छा। वो फिर कलम बन जाती थी। उसको आगे से जितना मोटा लिखना होता था उतना मोटा टक लगाते, तिरछा कट लगाते थे। हाँ, फिर उसे दुआत होती थी जिसमें सपाई अपने स्याही होती थी। अच्छा। जिसे असल में रोशनाई कहते हैं। अच्छा। स्याही वैसे बताओ तो सही ना, बताओ तो सही बस स्याही बनती कैसे थी? वो भी एक स्यापा होता था पूरा। हाँ, पक्की स्याही और कच्ची स्याही दो होती थी। पक्की स्याही का ये काला यादा रंग होता था। अच्छा। डार्क ब्लैक। अच्छा। और हल्की ग्रे जो डार्क होती थी ना, ग्रे डार्क, वो कच्ची स्याही होती थी। उसको दुआत में डाल के बीच में थोड़ा सा पानी डाल के दुआत पे ऐसे उंगली रख के छोटी सी पुड़िया, छोटी छोटी पुड़िया स्याही पक्की कर ले। छोटी छोटी पुड़िया होती थी जिसमें पाउडर फॉर्म में, पाउडर की शक्ल में रोशनाई मिला करती थी। उस पाउडर को उस दवात में, खाली दवात में उंडेल लिया करते थे, पानी डालते थे। फिर कोई कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा होता था
वो अंदर डाल देते थे उसको रिटेन करने के लिए। अच्छा। यार और पहले उसमें हला के फिर उसको उसमें छोटा सा ऐसे छोटी टाकी डाल देते थे ताकि जब कलम उसको मारी जाए तो पूरा थोबड़ा ना उसके साथ लग जाए, सिर्फ आगे से मुंह गिला हो कलम का उसके साथ। फिर तख्ती लकड़ी की इतनी सी होती थी तख्ती, अब भी छोटे स्कूलों में नजर आती है, मगर इधर शहरों में कहाँ रह गई तख्ती। और यकीन करो कि ये जो हमारी जो की इतनी अच्छी हैंड राइटिंग ये तख्ती की वजह है। बिल्कुल सही। वो उन बच्चों ने जिन्होंने अपने बचपन में तख्ती लिखी है, ये नहीं हो सकता कि उनकी हैंड राइटिंग खराब हो अगर प्रॉपर उन्होंने तख्ती लिखी है। अंग्रेजी स्कूल नहीं पढ़ यकीन करो लिखता है, मेरी हंसी नहीं रुकती। मेरी हैंड राइटिंग सिर्फ इस वजह से खराब है, हम सब बहन भाइयों में, कि सबने तख्ती लिखी है, मैंने नहीं लिखी। तुम्हारी तबीयत भी बड़ी खराब है, मैं किसी दिन सिद्धि करूंगा। बात करो अपनी। और शुरू में बच्चों को तख्ती कच्ची करके देते थे, यानी उस कच्ची पेंसिल के साथ अलफ बे पे ते खूबसूरत अच्छी राइटिंग वाला बंदा या उस्ताद लिख के देता था, जिसके ऊपर फिर वो कलम फेर के तो बच्चा सीखता था कि ऐसे अलफ आना है और ऐसे बे आना है इतनी गलाई में। बच्चे की फिर लिखाई बहुत अच्छी हो जाती। इस तख्ती को कच्चा करने के अमल को पूरने डालना भी कहते थे, यार पूरने पा दे यार बच्चा तख्ती लिखा। अच्छा यार, तख्ती के चक्कर में तुम स्लेट का जिक्र गोल कर गए हो। स्लेट भी तो होती थी। मैंने स्लेटें खाई बड़ी हुई हैं। खाई क्या तुम? हाँ, सिर में कट मारते थे लोहे की स्लेट। तख्ती तुमने खाई हुई है, स्लेट तुमने खाई हुई है, स्याही तुमने पी हुई है, क्या छोड़ा जी को बस ये ना कहना कि ये ने हराम खाया, हराम से नफरत किया ये, बाकी तो कोट खा ही लेता है बच्चा। ऐसी बात को सीरियस टच दे रहा है। सिंपैथेटिक भी बीच में होना चाहिए, तुम्हें नहीं पता। ला जनाबे आली, वो जो तख्ती होती थी ना, इतनी सी लोहे की काली तख्ती और उसका बॉर्डर पीला होता था येलो कलर का, उसके ऊपर स्लेटी से लिखा करते थे या चौक से। स्लेटी जरा देर से कसती थी, चौक जल्दी खत्म हो जाता था। चौक वैसे ज्यादातर ब्लैक बोर्ड पे इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। लो उस स्लेट के ऊपर बहुत लिखा है। अब तो बच्चे सीधा कापियां रजिस्टर ही ले आते हैं ना, वही भर के पैसे ही आया कर रहे होते हैं ना। हम स्लेट के ऊपर सवाल किया करते थे, उसको मिटा के फिर दूजा कर लिया, मिटा के तीजा कर लिया, मिटा के चौथा कर लिया। एक कोई स्लेट पे पूरा हिसाब का कायदा खत्म किया हुआ है। अच्छा, तख्ती को तो वो गाची से पोंछा करते थे ना, स्लेट को कैसे मिटाते थे? मैं समझता हूँ जो तुम पूछना चाह रहे। स्लेट के ऊपर एक सुराख होता था जिसके साथ डोरी बांध के आगे एक टाकी बांधी होती थी, तो उस टाकी को गिल्ला करके तो स्लेट पे फेरते थे। जो अय्यी जैसे अच्छे साफ सुथरे बच्चे इंटेलिजेंट होते थे, अच्छा। और गंदे बच्चे स्लेट के ऊपर थूक फेंक के ऊपर टाकी फेर देते। ये भी होता। वैसे स्लेट का इस्तेमाल तो यार आज भी होता है। सब्जी वाली दुकानों पे सब्जियों का रेट लिखा होता है स्लेट पे। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत है इतना लंबा तारुफ करवाने की? तो मौलाना इलेक्शन मैंने हराया, तो तुम इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हो? आप तुम आईडी कर गए। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शंस में अपनी आबाई सीट हारने के बाद आज हमारे साथ हैं JUI के रहनुमा जनाब मौलाना फजलुर रहमान। वैसे मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा तारुफ कराने की? मैं को पहली दफा इंटरव्यू के लिए आऊँ। सीधा बताओ कि JUI के सरबराह है फजलुर रहमान। JUI को नाम ही साथ कहो तो फजलुर रहमान ही काफी है। वो क्या कहते हैं कि नाम ही काफी है। इलेक्शन हारने के बाद इधर है, इलेक्शन का क्या मतलब है इधर पे? आप तुम आईडी कर गए। माइंड करके मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत है इतना लंबा तारुफ करवाने की? तो मौलाना इलेक्शन मैंने हराया, तो तुम इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हो? हाँ, आप तो सीरियस ही हो गए हैं। तो और मैं यहाँ क्या गुल्ली डंडा खेलने के लिए आया हूँ? सीरियस ना हो तो और क्या करूँ? सीधी तरह बात करो, हद हो गई है यार। अच्छा मौलाना, चले फरमाइए तो सही। जिधर जाओ यही पूछना शुरू कर देते, जिधर जाओ यही। और 36 स्यापे हो उसकी बात करो। सही। इलेक्शन का क्या बना? इलेक्शन के घर बड़ा मुंडा हुआ है। इलेक्शन का क्या हुआ? इलेक्शन का मेज बना। छोड़ो इलेक्शन को, ये बताओ क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हाँ। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपका क्या सवाल है?
क्या हाल चाल है, ठीक हो? ये क्या सवाल है? आपका सवाल सवाल है और मेरा सवाल ये क्या सवाल है? बहुत अच्छी है। अच्छा मौलाना, गुफ्तगू का मौजू तो बहरहाल आज यही बनता है कि आपसे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात पूछी जाए। मुझे लगता है इसने बाज नहीं आना। अच्छा चले फरमाए तो कुछ सही और ना, कह रहे हैं। आप फरमाइए तो सही कि मतलब आपका आबाई हल्का बरसा बरस से आपकी जमात वहां से इलेक्शन जीतती चली आ रही है, बल्कि आपका खानदानी हल्का और हारने वाला कोई आम उम्मीदवार नहीं, आपका अपना बेटा हार गया। नहीं, आप ये इतना जोर दे के क्यों कह रहे हैं कि आपका बेटा हार गया? आप ये भी कह सकते हैं कि मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का पोता हार गया, या मौलाना आता और रहमान का भतीजा हार गया। ये सारा मुद्दा आप मुझे अकेले पे क्यों डाल रहे कि आपका बेटा हार गया? अच्छा चले मौलाना, बेटे को छोड़ें। लो फिर वही बात कह रहे, बेटे को छोड़े। यार हार गया तो बेटा छोड़ दिया। ये मिसबाह रहमान कई दफा आ रहा है, इसको माँ बाप ने छोड़ दिया। शायद अफरीदी कई दफा आ रहा है, उसको छोड़ दिया बाप ने। पूछना वाला ना, मैं ये चाह रहा हूं कि आपने भी बिल आखिर वही किया जो दीगर सियासी जमातें करती हैं। मसलन हमने क्या किया जी? आपने भी मरूसी सियासत आगे बढ़ाई है, अपने बेटे को टिकट दे दिया। और मैंने तो बिल्कुल अपने बेटे को टिकट नहीं दी। ये मैंने तो मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के पोते को टिकट दी। वो एक अजीम आदमी हुआ है, सारा इलाका जानते, सारा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पूरा दुनिया जानती। वाकई मुफ्ती साहब तो एक अजीम रहनुमा थे ना। तो फिर कोई और बात करो, क्यों है वे पंगे लेती हो? आप बेटे के हारने की वजह से गुस्से में लग रहे हैं। अच्छा चले इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। इलेक्शन पे बात हो सकती है। तो फरमाया फिर इलेक्शन में क्या हुआ मौलाना? इलेक्शन में हम तुम्हें क्या बताए, किस कदर चोट खाए हुए हैं, पीटीआई ने मारा है हमको, जरदारी के सताए हुए हैं, इलेक्शन में हम तुम्हें क्या बताए। इससे ज्यादा नहीं मैं आपको सुना सकता, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा मौलाना, इलेक्शन हारने की वजूहात पर तो गौर किया होगा ना आखिर आपने? तो फिर चुभने वाली बात, फिर चुभने वाली बात। आपके चैनल के ऊपर कोई और एंकर नहीं है जो मेरा सुलह सफाई से इंटरव्यू कर ले? मौलाना आजकल जो भी एंकर आपसे सवाल करेगा इसी इलेक्शन के हवाले से करेगा। एग्जैक्टली। जो भी, क्या मतलब आप भी यही सवाल करेगी? ऑब्वियसली। वो कामरान शायद किधर है जिसने वो सोनाक्षी का इंटरव्यू किया? उसने तो उससे कोई इलेक्शन की बात नहीं पूछी। तो मौलाना सोनाक्षी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है तो ना? अब मैं फिर फिल्मों में काम शुरू करूं, फिर मेरी जान छोड़ोगे? जाने तो यार, एक दफा बस कह दिया कि इलेक्शन छोड़ो, वो अपनी जाती बात करो। और सुनाओ, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? नहीं मौलाना, हम तो इलेक्शन पे बात करेंगे। कैसे यार बंदे ने नहीं मुंडा यार। मौलाना फरमाए तो सही, कुछ तो वजह होगी। मुझे लगता है कि इससे पहले लड़ाई शुरू हो जाए कुछ बात कर लेनी चाहिए। देखो जुनैद मियां, असल में बात यह है कि टाइमिंग बड़ी गलत हुई है। ये जो इलेक्शन का टाइमिंग इन्होंने किया है ना, ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। वो कैसे? देखो, एक तो इलेक्शन का टाइम ऐसा गलत चुना इन्होंने, जबकि हमारे आधे वोटर जो है वो हज करने के लिए गए, और बाकी आधे कराची शादी पे गए हुए। यार उनकी पुप्पी की लड़की की शादी थी, इसमें कौन सा हंसने वाली बात है? इस तरह तो तहरीक इंसाफ के भी कई वोटर्स हज पे गए होंगे। ठीक है, मगर बाकी आधे कराची शादी पे नहीं ना गए उनके। और दूसरा जो सबसे गलत बात हुई है वो ये हुई है कि इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा प्लानिंग के साथ धोखा किया। इन्होंने यूथ के नाम से बच्चे ट्रेंड किए, वो सारे के सारे पोलिंग बूथ पे पहुंच गए। पोलिंग बूथ पे पहुंच के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे जो वोट थे वो बैलेट बॉक्स से निकाल निकाल के चुन चुन के तो उनके जहाज बना बना के उड़ा दिए। जब हम उधर पहुंचे तो सारा शहर जहाजों से भरा हुआ था। हमने कहा ये कौन सा एयरपोर्ट शुरू हो गया जो पोलिंग बूथ के बिल्कुल ही साथ है। हमने जब चंद जहाज खोल के देखे तो वो हमारे वोट थे। अब बाकी जहाज तो हमने वापस संदूकची में फेंक दिए। अच्छा।
बस जितने जहाज खोल लिए हुए थे उतने से ही हम हारे हैं, ऐसी तो कोई बात। चूंकि हमें वापस जहाज बनाना नहीं आता था। अच्छा मौलाना, कुछ सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि आपके हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आपने इमरान खान की मुखालफत में अपनी तवानाइयां सर्फ कर दी थी खामखा। क्या मतलब? आपने जरूरत से ज्यादा पीटीआई की मुखालफत की थी। तो इमरान खान कौन सा अपनी तकरीर में नस्वार खाने के नुकसानात बताता था? वो भी तो सारी तकरीर हम पे ही करता था, या हम पे करता था या पेट्रोल पंप पे करता था। पेट्रोल पंप पे करता था? क्या मतलब? तो मुझे नहीं पता है, पेट्रोल पंप पे करता था क्या मतलब? इतने तुम चूचे, तुमने गाड़ी सीएनजी पे कराई हुई है। मर्सिडीज तो ज्यादातर होती डीजल है। अच्छा मौलाना, ये फरमाए कि आइंदा लाहे अमल क्या होगा अब आपका? तहरीक, और क्या तहरीक चलेगी। किस चीज की तहरीक? ये जो पीटीआई की हुकूमत ने उधर धांधली करवाई है, और क्या। हाँ? ये धांधली से जीती है। गजब खुदा का, ये छोटे छोटे लौंडे हम जैसी मुदब्बर जमात से इलेक्शन जीत जाए। ये तो वो बच्चे हैं कि इनसे अगर पूछे कि भैंस की कितनी टांगे होती है तो ये लैपटॉप पकड़ के गूगल पे सर्च शुरू कर देते हैं। मतलब पूछिए आधा घंटे के बाद, पता नहीं इसका कनेक्शन मिलना है क्या हो रहा है। भाई परे भैंस कड़ी है, उससे पूछ के बता दो उसकी कितनी टांगे। उसने कौन सा छुपाना है, उसको इनकम टैक्स तो नहीं लगता। सीधी बात है कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए। ये लड़का मुझे पीटीआई का पिट्टू लगता है। इसमें पीटीआई के पिट्ठू वाली क्या बात है? एग्जैक्टली। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको मैंने नहीं इंटरव्यू देना। कामराज शाहिद को बुलाओ यार, तुम्हारा मेहरबानी। मौलाना वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। वो अपना प्रोग्राम कर रहा है, वो अपना प्रोग्राम कर रहा है, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। और मेरा भाई वो धांधली से जीता है, धांधली से। ये जो वजीर आला बनाया ना, ये इमरान खान ने, जो परवेज खटक, ये हमारी आंखों में खटकता है। इतना कमजोर वजीर आला तकरीर करने के लिए खड़ा होता है तो लगता है किसी ने उंगली कड़ी कर दी। और ऊपर से सफेद कपड़े पहने होते हैं, लगता है उंगली पे पट्टी की हुई है। और अगर उसने ब्राउन बास्केट पहनी हो तो लगता है टेंचर नजर आ रहा है। जितनी उसकी सेहत है उसको ज्यादा से ज्यादा काउंसलर होना चाहिए बस। अगर जिसामत ही आपका मयार है किसी ओहदे के लिए, तो फिर आपको तो वजीर आजम से भी ऊपर कोई चीज होना चाहिए। तो किसने रोका है, बनाओ ना। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। जब काम की बात शुरू हुई है तो इंटरव्यू खत्म कर दिया।